तीन कंसेप्ट वर्क, पावर एंड एनर्जी। ये बेसिकली हमारा यूनिट 3 है। इसका फर्स्ट टॉपिक है वर्क क्या है और से बहुत डिस्प्लेसमेंट कैसे याद रखना है। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स which produces displacement। अब इस लाइन का मतलब सबको पता लगेगा। वर्क का मीनिंग क्या है? फोर्स। और ये एक ऐसी फोर्स है जो बॉडी के अंदर क्या पैदा करती है। और अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है पोजीशन के अंदर चेंज लेना। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई भी टेबल चेयर कुछ भी, मैंने उसको धक्का दिया, तो हम ये पढ़ चुके हैं फोर्स पुश और पुल का नाम। तो मैंने उसको धक्का दिया तो इसका मतलब मैंने उस पर फोर्स लगाई। वो टेबल या चेयर अगर आगे हो जाती है या मैं उसको खींचता हूँ वो मेरी तरफ आ जाती है, तो इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। उस पोजीशन को चेंज किया क्यों? क्योंकि मैंने उस पर क्या लगाई? फोर्स। तो व्हाट इज वर्क? बेसिकली वर्क हमारा फोर्स है। और वो फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर पोजीशन चेंज ला सकते हैं तो हम उसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। Hence work is defined as the force which produces displacement। इसमें डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा है इन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कौन सी क्वांटिटी है? वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो स्केलर क्वांटिटी है वो दो क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए अगर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो हम इसके फॉर्मूले को लिखते हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे जो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे वो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस यूनिट्स के अंदर, डॉट के साथ या क्रॉस के साथ। जब हम डॉट के साथ दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर स्केलर होगा। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मतलब फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट दूसरा वेक्टर है। और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे स्केलर मिलेगा, और मेरा स्केलर क्या है? वर्क। इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए जिसका यूज करेंगे डॉट। समझ आ गया? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? W इज इक्वल टू F डॉट S। क्लियर है? और ये क्या शो करता है? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर। इसीलिए वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? A डॉट B के नाम से हमने फॉर्मूला पहले पढ़ा था प्रीवियस यूनिट्स के अंदर। तो व्हाट इज A डॉट B इक्वल टू? अगर मैं अप्लाई करता हूं A डॉट B तो मुझे आंसर में मिलता है AB cos थीटा। ये है ना कंसेप्ट। तो यहाँ पे A की जगह क्या आ रहा है? F। B की जगह क्या आ रहा है? S। तो हम इसको क्या लिख देंगे? F S cos थीटा। तो वर्क का जो नेक्स्ट कंसेप्ट बन जाएगा दैट इज W इक्वल टू Fs cos थीटा। इसका मतलब साफ है, जो F और S है उसके बिटवीन एंगल डिसाइड करेगा कि वहां पे वर्क होगा या नहीं। समझ आ गया? ये जो वर्क है ये इनके प्रोडक्ट पे तो डिपेंडेंट है, साथ में ये वर्क इसके और इसके बीच में एंगल से। जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट था और आपने इस पे क्या अप्लाई किया? फोर्स। ये एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। खींचने के बाद ये यहां पे इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस भी हो गया, मतलब आ गया। तो इसका मतलब F और S की डायरेक्शन सेम है। अगर दो डायरेक्शन क्वांटिटीज के अंदर सेम होती है तो हम उनको पैरेलल काउंट करते हैं, और पैरेलल क्वांटिटीज का एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है? 0। समझ आ गया कंसेप्ट? इसी तरह अगर ये ऑब्जेक्ट है और आपने इस पे ऐसे और ऐसे ये फोर्स लगाई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो ये डिसाइड करेगा कि वर्क होगा या नहीं। क्लियर हो गया? तो ये जो थीटा है, ये थीटा किसके किसके बिटवीन एंगल बनेगा? जो थीटा है हम इसको लिख सकते हैं इट इज द एंगल बिटवीन F एंड S। अब जैसे मान लो एक सिंपल वे में दिखाएं, ये एक डायग्राम बनाया, इसमें ये F है, ये S है, और इनके बिटवीन ये एंगल है। क्लियर हो गया यहां तक? तो वर्क क्या है? पता लग गया? वर्क एक फोर्स है जो बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? क्लियर है? और वो ऑब्जेक्ट जिसको डिस्प्लेस करते हैं उसको डिस्प्लेस करने के लिए अगर फोर्स लगाई जाए और वो डिस्प्लेस हो जाए तो उसको वर्क का नाम दिया जाता है। वर्क स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है, क्योंकि वर्क दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट से बना है।
और दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। तो ये भी वेक्टर इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर, इसीलिए वर्क कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। क्लियर हो गया? a डॉट b, a b cos थीटा होता है, तो f डॉट s, f s cos थीटा। इसमें जो थीटा है वो f और s के बीच में आने वाला एंगल है। इतना क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद हम इसके यूनिट्स की फॉर्मेशन करते हैं। यूनिट्स फॉर वर्क, हम सबको पता है दो सिस्टम्स होते हैं, MKS एंड CGS। MKS में अगर हम फोर्स का यूनिट लिखें, आपको दोबारा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है? FS, यही है ना। फोर्स का बड़ा यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का बड़ा यूनिट क्या है? मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन इनटू मीटर। इसका दूसरा नाम क्या होता है? जूल। क्लियर है? इसका सेकंड नेम क्या है? जूल। और अगर हम यहां पे जूल को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे ना, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर। पता लगा कैसे? W की जगह 1 जूल, फोर्स की जगह 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर। अब आपको कोई पूछे वर्क 1 जूल का कब होगा, तो आपको इतना पता ना वर्क होता कब है? जब क्या लगाते हैं? फोर्स। और बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होती है? डिस्प्लेसमेंट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं ना, व्हेन 1 न्यूटन फोर्स produces a displacement of 1 meter, then work is equal to how many joules? 1 जूल। तो ये 1 जूल का डेफिनेशन है, समझ आ गया सभी को? तो ये क्लियर है इतना पार्ट कि वर्क का यूनिट बड़े सिस्टम में क्या है? जूल। और 1 जूल का वर्क तब होगा जब फोर्स कितने न्यूटन की लगाएंगे? 1 न्यूटन। और बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितने मीटर की आएगी? 1 मीटर। दिस इज द फर्स्ट कांसेप्ट। अगर हम इसी के यूनिट्स को सीजीएस सिस्टम में डिफाइन करते हैं तो सीजीएस में फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू FS। फोर्स का सीजीएस यूनिट के अंदर जो यूनिट है दैट इज डायन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो दिस डायन इनटू सेंटीमीटर को एंगलो अर्ग का नाम। तो बड़ा यूनिट जूल था, तो छोटा यूनिट क्या हो गया? अर्ग। अब अगर वो पूछता है व्हाट इज 1 अर्ग, आप ऐसे लिखोगे ना, इट इज द फोर्स ऑफ 1 डायन। ये क्या है? 1 डायन की फोर्स है विच produces displacement of 1 centimeter। फिर लास्ट में अगर वो पूछता है 1 जूल और अर्ग में क्या रिलेशन होता है, तो आपका आंसर वही है जो फर्स्ट यूनिट में हम डिराइव कर लिया है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷। अब बताओ ये कांसेप्ट समझ आ गया सभी को? सभी को क्लियर है ये कांसेप्ट? वो पूछता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क। आप आंसर दोगे वर्क जो है दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। और ये जो टाइप्स इसकी बन रही हैं ये डिपेंड किस पे करेंगी? एंगल। मतलब वर्क की कितनी टाइप्स हैं? 3। एंड ये 3 टाइप्स बनेगी किसकी वजह से? डिपेंडिंग अपॉन एंगल। और एंगल किसके बिटवीन? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम वो कॉमन फॉर्मूला दोबारा से लिख लेते हैं, W इज इक्वल टू FS cos थीटा। और फर्स्ट टाइप पे आते हैं। मेरा वर्क का फर्स्ट टाइप होता है पॉजिटिव वर्क, ये टाइप नंबर 1 है। अब वर्क पॉजिटिव कब कहलाएगा? जब आप फोर्स लगाओगे और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे अगर बॉडी उसी तरफ डिस्प्लेस होती है तो आपका वर्क पॉजिटिव गिना जाएगा। अब जैसे मैं कुर्सी या ऑब्जेक्ट कोई भी अपनी तरफ खींचता हूं तो उसको खींचने के लिए क्या लगाऊंगा? फोर्स। अगर वो मेरी तरफ ही आती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी किसकी डायरेक्शन में हुई? फोर्स की डायरेक्शन। मैंने फोर्स अपनी तरफ लगाया था, वो बॉडी भी मेरी तरफ आई, तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की दिशाएं कैसी हैं? सेम है। उस केस में वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। समझ आ गया कांसेप्ट? जैसे अब ट्रेन है, ट्रेन के अंदर इंजन बाकी ट्रेन की बॉगीज को अपने साथ खींचता है,
तो जिस डायरेक्शन में इंजन जाता है, ट्रेन भी तो पीछे पीछे उसी के पीछे जाती है, तो ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि इंजन क्या लगा रहा है? फोर्स। और बाकी जो ट्रेन है वो उसके पीछे पीछे डिस्प्लेस होती जा रही है। तो जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, इंजन और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो वर्क कैसा होता है? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? तो इसको यहां कैसे याद रखना है? हम लिखेंगे इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड displacement is zero। जीरो क्यों लिखा मैंने? सेम डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? सेम है। कैसे? ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर ये ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में चलने लगेगा, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहां से चल के यहां पे आ गया, तो इसका मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट यही है, इसकी पोजीशन इतनी चेंज हो गई ना, पहले वो यहां था, फोर्स के साथ खींचा तो ये चलकर यहां तक चला गया, तो इसने अपनी पोजीशन यहां से यहां बदली, तो ये इसकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम है। जब दो क्वांटिटीज के बीच में सेम डायरेक्शन होती है तो हम उनको पैरेलल क्वांटिटीज बोलते हैं, और पैरेलल क्वांटिटीज का एंगल कितना होता है? जीरो। क्लियर हो गया? इसीलिए लिखा है अगर एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो? जीरो, तो वर्क कौन सा होगा? पॉजिटिव। समझ आ गया कांसेप्ट? सभी को क्लियर हो गया कांसेप्ट? ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल दो, कौन सा एग्जांपल दे सकते हो आप पॉजिटिव वर्क करने? मैं लिख सकता हूं ना, पुलिंग ऑफ चेयर, तो चेयर को जब मैं पुल करूंगा या चेयर को पुश करूंगा तो उसी तरफ जाएगी जिस तरफ पुल या पुश कर रहे हैं, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये सभी को? अब हम आते हैं इसकी सेकंड टाइप। द नेम ऑफ सेकंड टाइप इज नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन दोबारा लिखते हैं, W is equal to Fs cos थीटा। ठीक है, अब यहां पे अगर ये एंगल F और S के बिटवीन 90 डिग्री से ज्यादा हो तो हमारा एंगल जो वैल्यू पोजेस करेगा वो नेगेटिव। मैं अगर यहां पे लिखूं इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90, आप यहां पे ये भी कह सकते हो, जीरो लिख लिया, cos जीरो पे भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, आप यहां पे लिख सकते हो और लेस देन 90। अब अगर यहां लेस देन 90 की बात करूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, W is equal to Fs cos 0। ये पहला एंगल आया, cos 0 की मैथ्स में वैल्यू कितनी होती है? 1। तो आंसर में Fs into 1 Fs ही रहा ना, पॉजिटिव है ना ये, तो वर्क पॉजिटिव आ। समझ आ गया? अब मान लो एक और एंगल लेते हैं, W is equal to Fs cos 45। cos 45 की वैल्यू 1/√2, वो 1/√2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना हो जाएगा? Fs/√2 रहा तो पॉजिटिव ना, इसीलिए ये वर्क कैसा गिना जाता है? पॉजिटिव। तो जब तक आपका एंगल 90 से कम रहेगा आपका वर्क डन कैसा रहेगा? पॉजिटिव। ये समझ आ गया सभी को? तो इसमें मान लो आपने ये डायग्राम दिखाया, तो इसकी बजाय ये भी तो दिखा सकते थे, ये आपका S, ये आपका फोर्स, एंगल 90 से तो कम ही है, तो ये सारे एंगल्स जब भी बनेंगे 90 से कम, कौन कौन सा? 0, 30, 45, 60, ये सारे एंगल्स पे आपका वर्क डन क्या रहेगा? अब नेगेटिव आसानी से समझ आ जाएगा ना। इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन 90, ये देखो, ये F हो गया, ये S हो गया, क्या ये एंगल 90 से ज्यादा ना हो गया? लगभग 120 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो हम अगर ये वैल्यू लिखें W is equal to Fs, तो ये अगर मैं 120 डिग्री लेता हूं, क्या ये 90 डिग्री से ज्यादा है? यस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Fs cos 120। cos 120 का वैल्यू नेगेटिव होता है, cos 120 का वैल्यू नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो Fs into -1 आ गया, तो व्हाट इज W equal to -s। समझ आ गया? एक और डायग्राम बनाते हैं, ये क्या है? F, ये क्या है? S। इस टाइम इनके बिटवीन ये एंगल बनेगा, दोनों चीजें इक्वल और ऑपोजिट है, एंगल कितने डिग्री का हो गया? 180। तो W is equal to Fs cos 180, cos 180 भी -1 होता है, तो W इसके इक्वल आ गया -Fs के। ये वर्क डन भी क्या रहा? नेगेटिव। तो हमारी नेचर में जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो सारी नेगेटिव वर्क करती हैं। मैं एक बॉडी को चलाने की कोशिश करता हूं तो फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करती है,
ये मेरी फोर्स है, तो फ्रिक्शन उसको रोकने के लिए इस तरफ लगेगा, तो उस टाइम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। मैंने ये चौक ऊपर फेंका, आ वापस गया, कौन लेकर आया, ग्रेविटेशन। मैंने कहां फेंका था, ऊपर, आया कहां, नीचे। तो अगर मेरा फेंकना ऐसा है तो इसका नीचे आना ऐसा हो गया, क्या ये दो लाइंस इक्वल और ऑपोजिट नहीं होगी, इसमें एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 180, तो वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव। इसके एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, द एग्जांपल्स आर फ्रिक्शनल फोर्स, या कह दो वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, और द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई थिंक दो टाइप समझ आ गई सभी। अब हम इसकी थर्ड टाइप पे जाते हैं। थर्ड टाइप पे वो कौन सा है, जीरो। अब देखो दो कांसेप्ट्स हैं, एक बार एंगल कितना लिया, 90 से कम, एक बार एंगल कितना लिया, 90 से ज्यादा। मैं यहां ले लेता हूं, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90, ना तो 90 से कम ना 90 से ज्यादा। हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ये डायग्राम बना दिया, ये F हो गया, ये S हो गया, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 90। तो हमारा W किसके इक्वल आ गया, F S cos थीटा। थीटा हमारा कितना है, 90। ये कितना हो गया, F S cos 90। मैथ में cos 90 0 होता है, तो वर्क डन पूरा कितना हो गया, 0। समझ आ गया। तो जीरो वर्क डन कैसे बनाएंगे, जब हम अपने F और S के बीच में एंगल 90। ये भी क्लियर हो गया। एक और भी है, अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, तो सर्कल में जहां से ऑब्जेक्ट चलता है वो घूम कर वहीं पे वापस आ जाता है। तो सर्कल की जो डिस्प्लेसमेंट होती है, सर्कल की डिस्प्लेसमेंट जीरो, वो इक्वल और ऑपोजिट होने की वजह से कट जाता है। तो सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, Fs। अगर S ही 0 है तो भी वर्क डन कितना होगा, F * 0 = 0। तो 0 बनाने के लिए दो मेथड हैं, या तो एंगल 90 डिग्री का ले लो, या वर्क सर्कल में कर, दोनों केसेस में 0 वर्क डन रहेगा। अब इसमें एक क्वेश्चन आएगा, तीन नेचर पढ़ लिया आपने। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, जब आपका एंगल 90 डिग्री, तो जिस चीज को आप चला रहे हो अगर वो उसी दिशा में चलती है जिस दिशा में आप चलाना चाहते हो, तो पॉजिटिव वर्क। एक कार का एग्जांपल लेते हैं, कार के एग्जांपल के अंदर कार आगे ली जाती है और कार के अंदर रिवर्स गियर भी होता है। जब हम आगे लेकर जा रहे हैं तो हम उसको एक्सीलरेट आगे की तरफ कर रहे हैं, तो कार आगे जा रही है, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव या 0, पॉजिटिव। रिवर्स गियर डाला, पॉजिटिव नेगेटिव या 0, पॉजिटिव। मैं गाड़ी को वापस लेके जा रहा था, गाड़ी भी तो वापस ही जा रही है, तो उस केस में भी वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव। क्लियर है। बट हां, अगर किसी इंक्लाइन पे चल रहे हो और आपका उसमें कार ऊपर लेके जानी है पर कार नीचे जाने लग गई, तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। ये कांसेप्ट समझ गए, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेगेटिव वर्क कैसे करती है, आप ऑब्जेक्ट जहां मर्जी फेंको, इसने वापस नीचे लेके आना है, तो आपकी डायरेक्शन और उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट, तो नेगेटिव। ठीक है। 0 ये कब होता है, जब एंगल कितना होता है, 90, या आप सर्कल में वर्क करते हो। ये क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, कुली समझते हो, जो हमारा सामान उठाता है, वो जब सामान उठाकर चलता है तो वो इन तीनों में से कौन सा वर्क करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव या 0। ध्यान से, एक कुली जो हम अपने सिर के ऊपर या अपने बॉडी के ऊपर लोड उठा रहे हैं, वो कौन सा वर्क डन कर रहा है, 0। इसका कोई भी एग्जांपल अगर आप लेते हो तो हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। Now this is our question. Which work is done by a pulley while carrying load on? ठीक है। अब आप देखो, जब वो पुली चलेगा तो ग्राउंड पे चलेगा, उसने जो लोड है वो तो अपने बॉडी पे डाल रखा है ना। जब वो अपनी बॉडी पे लोड डालता है तो वो और उसके ऊपर लोड एक ही बॉडी की तरह बिहेव नहीं करेगा। मैं अपनी बॉडी के ऊपर सारा वेट डाल लेता हूँ, तो मेरी बॉडी का मास और उस बॉडी के ऊपर जो रखा हुआ लोड है उसका वेट मिलकर एक ही बॉडी की तरह बनेंगे ना। तो इसका मतलब जब वो पुली चलता है तो वो अर्थ के ऊपर ऐसे चलता है, इस टाइम ये चीज पुली, ये उसके ऊपर रखा हुआ लोड है,
ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट हो गया। ये अपना सारा वेट कहाँ डालेगा? ग्राउंड पे। तो ग्राउंड पे तो इसको उतना रिएक्शन देगा। यस सर। और हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं ना, रिएक्शन को ही हम mg मानते हैं। mg का दूसरा नाम क्या होता है? फोर्स। यही है ना कांसेप्ट। तो बट जब वो चलेगा तो इसी दिशा में चलेगा ना, क्योंकि ग्राउंड पे चलता जाएगा। तो फोर्स कहाँ लग रही है? ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ जा रही है? ऑन द ग्राउंड। ये बिटवीन एंगल कितना बनेगा? बिटवीन F एंड S एंगल कितना है? 90। वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? पुली के केस में थीटा कितना है? 90 डिग्री। cos 90 कितना होता है? 0। वर्क डन कितना होगा?